नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के टियर 3 और टियर 4 के लिए साइंस का क्वेश्चन आंसर है। और आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं यांत्रिकी से संबंधित क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके विभिन्न सारे एग्जामों में पूछे गए हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है आपका कि काम करने में कम बल का मतलब काम करने में ये बेसिक तौर पे सहायता करता है। ये यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है जो है कि बी जो ऑप्शन शुरू होता है यहाँ शुरू होता है कि कम बल का प्रयोग करके कम बल का प्रयोग करके उतना ही काम करने में। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि उतना ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, या उतना ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। तो सामान्य रूप से जो साधारण यंत्र होता है वह कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करता है। तो सही आंसर होता है बी कि कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करना। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, घटेगी, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या वह बढ़ेगी या घटेगी, या वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर व्यक्ति के गहरी सांस लेने से या सांस को बाहर छोड़ने, दोनों ही परिस्थितियों में तराजू की रीडिंग जो होती है घटती है। अर्थात तराजू जो होता है, तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन जो होता है वह कम दर्शाया जाता है। तो इस तरह से आपका सही आंसर होता है आपका बी कि तराजू की रीडिंग घटेगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। मतलब वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है? अपकेंद्रण पे, अपवहन पे, उत्क्रमण परासरण पे, या विसरण पे। तो वॉशिंग मशीन जो होता है वह अपकेंद्रण पे काम करता है, ठीक है। और वॉशिंग मशीन को प्रक्षालन भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रक्षालन किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो प्रक्षालन जो है वह वॉशिंग मशीन का ही नाम है। तो यहाँ पर सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो यहाँ पे सदिश की बात कर रहा है। तो यहाँ पे एक होता है अदिश राशियाँ और एक होता है सदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ जिसमें परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होता है, अदिश राशियाँ कहते हैं। सदिश राशियाँ जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, परिमाण प्लस दिशा दोनों होता है, उसे हम लोग सदिश राशियाँ कहते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा सदिश राशि नहीं है? विस्थापन, वेग, बल या आयतन। तो आयतन जो है यह एक अदिश राशि है। तो इस प्रकार से, और विस्थापन, वेग और बल जो है वह सदिश राशि हैं। तो सही आंसर होता है डी कि आयतन एक अदिश राशि है, न कि सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा या कार्य। तो यहाँ पर संवेग जो है वह सदिश राशि है। दाब, ऊर्जा और कार्य जो हैं ये सारे के सारे अदिश राशियाँ हैं। तो आपका सही आंसर होता है कि संवेग जो है वह सदिश राशि है, बाकी दाब, ऊर्जा और कार्य अदिश राशियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो यहाँ पर जो होता है कि वेग का जो फार्मूला होता है वह विस्थापन में बटा में समय होता है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय। त्वरण क्या होता है? तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा में समय। द्रव्यमान बराबर होता है संवेग बटा में वेग, और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। जिसको हम शॉर्ट में एफ ए लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि रहती है? तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि संवेग और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि है वह द्रव्यमान है। तो सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली
संख्याएं समान हो तो उसे घन के किनारे की लंबाई की इकाई कितनी होगी। तो यहाँ पे घन के बारे में बात कर रहा है। तो आप सभी ने पता है कि घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन जो होता है वह घन की भुजा होती है, यानी कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ए क्यूब कर सकते हैं। और घन का पृष्ठ जो क्षेत्र होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्र, घन का पृष्ठ क्षेत्र जो होता है वो होता है 6a², यानी कि 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो अगर प्रश्नानुसार दोनों को आपस में मिलाते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि पृष्ठ क्षेत्र और घन के आयतन, तो घन का आयतन क्या है आपका AQ है और पृष्ठ क्षेत्र क्या है 6a² है। तो यहाँ पर आपका देखेंगे तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं ए और ए इक्वल टू 6 गुणे ए। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 2a से यहाँ पर 2a कट जाता है और a बराबर आपका आता है 6। तो ये कह रहा है कि उस घन के एक किनारे की लंबाई क्या आ जाएगी, तो उस घन के एक किनारे की लंबाई आ जाएगी 6। तो सही आंसर होता है डी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, तो आप सभी ने पता है कि ऊर्जा संरक्षण का अर्थ ये होता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है आपका डी, कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है, ना ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है। तो आंसर होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का मतलब सर जो होता है, यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व या गति का जड़त्व या जड़त्वागुण या द्रव्यमान संरक्षण। तो यहाँ पर जब कोई व्यक्ति सडन मतलब पीछे, जैसे कि कार जब आगे चलती है तो उसका सर जो पीछे की ओर झुक जाता है, तो उसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। तो सही आंसर होता है ए, स्थिरता का जड़त्व। अगला क्वेश्चन है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, या सड़क बर्फ से सख्त होती है, या जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, या चौथा है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा अधिक घर्षण, या बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो यहाँ पर यही सही होता है कि बर्फ में जो होता है सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, जिसके कारण सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलने में कठिनाई होता है। तो सही आंसर होता है डी। अगला क्वेश्चन है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4/9 है, तो उसके वेग का अनुपात क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान समान है, तो अतः द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, दोनों वस्तुओं का क्या है, द्रव्यमान समान है, वस्तुओं का द्रव्यमान समान है, तो अतः द्रव्यमान बराबर क्या मान लेंगे, द्रव्यमान जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अब आगे मानते हैं कि माने पहली वस्तु का जो वेग है, ठीक है, पहली वस्तु का वेग, वस्तु का जो वेग है वह हो जाएगा v1 और दूसरी वस्तु का वेग जो हो जाएगा वो हो जाएगा v2। अब यहाँ पे गतिज ऊर्जा का जो समीकरण है दोनों को अगर मिलाएंगे तो आपका k1 बराबर क्या होता है, तो k1 बराबर हाफ mv1² हो जाएगा और k2 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ mv2²। अब यहाँ पे k1 और k2 का ऑलरेडी मान दे रखा है कि गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या है, तो पहले का अनुपात क्या है 4 है और दूसरे का अनुपात क्या है 9 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि v1² बटा में v2² बटा में 4/9, और जब इसको स्क्वायर रूट में करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर होता है बी, कि उनके वेग का जो अनुपात होगा वह 2/3 होगा। तो सही आंसर होता है आपका बी। तो दोस्तों ये था यांत्रिकी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में पूछे गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।